नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो ग्रेट बुक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। रवि शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपके मृत्यु पर। ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लाइफ को बेहतर जीने में मदद करने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ऑडियो बुक समरी के पहला अध्याय। उन बातों के लिए चिंतित न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जब भी मैं अपनी खुद की जिंदगी में किसी चुनौती का सामना करता हूँ तो मैं राइनहोल्ड निबूर की दी सेरेनिटी प्रेयर की ओर चला जाता हूँ। ईश्वर हमें वह शिष्टता दो, हमें शांति के साथ उस स्थिति को स्वीकार करने दे जो हम बदल नहीं सकते। वो हिम्मत दो जिससे हम उन चीजों को बदल सके जो बदलना चाहिए, और वो ज्ञान दो जिससे हम इन दोनों में भेद कर सके। एक व्यावसायिक अधिकारी जिसने एक अभ्यास जो कि मेरे नेतृत्व कार्यक्रम का एक भाग है, मैं पाया कि उसकी 56% चिंताएं उन चीजों से जुड़ी होती है जो कभी नहीं घटेंगे। 26% अतीत से जुड़ी है जिन्हें वो बदल नहीं सकता। 8% उन लोगों की राय से संबंधित है जिसका उस पर कोई असर नहीं होगा। 4% स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें जो उसने पहले से तय कर ली थी, और सिर्फ 6% ऐसी चिंताएं थी जो वास्तव में इस लायक थी जिन पर ध्यान दिया जा सके। चिंताओं को जानकर भी वो उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता था और उसे सिर्फ अपनी शक्ति का नाश कर रहा था। यह सोचकर इस इंसान ने अपनी 57% परेशानियां खत्म कर दी जिन्होंने उसका जीवन दुर्भर किया हुआ था। अगला पाठ में सीखते हैं, छोटी बातों को मत सोचिए। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बेंजामिन डिज़राइल ने एक बार कहा था, अपने दिमाग को महान विचारों से पोषित करिए क्योंकि आप अपने विचारों के ऊपर नहीं जा सकते। उनके शब्द गंभीर है और उनके ज्ञान का संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। आप जो जीवन में नहीं है वो आपको पीछे नहीं रोकता है, बल्कि रोकता आपको वो है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं है। वो आपके अंतर्मन में चल रहा है और वो आपको अपनी इच्छा की चीज पाने से रोक रहा है। जिस पर आप इस अंतर्दृष्टि के बारे में समझ जाते हैं और अपने मन का उन सीमित करने वाले विचारों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही अपने निजी परिस्थितियों में एक तत्कालिक सुधार पाएंगे। अपने प्रेरणात्मक सेमिनार में मैं अपने श्रोताओं को बताता हूँ, अगर आप अपने सपनों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी संकीर्णता को ईंधन दे रहे हैं। मेरे भाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेत्र शल्य चिकित्सक है, उन्होंने मुझे एक बार चिकित्सा संबंधी स्थिति के बारे में बताया जिसे एम्बलाइपिया कहते हैं। वो किसी सोते बच्चे की स्वस्थ आंखों में एक छक्के के रूप में आ जाता है। जब उस दाग को निकाला जाता है तो उस बच्चे की आंखों को रोशनी पूरी तरह चली जाती है। आंख को अगर ढक कर रखा जाए तो वह उसके विकास को रोकता है और अंधेपन का कारण बनता है। हमें से अनेक लोग एक दूसरे तरह के एम्बलाइपिया से पीड़ित हैं। हम पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर जीते हैं, बड़े स्वप्न देखने से डरते हैं और कुछ भी करने से डरते हैं। परिणाम हमेशा वही होते हैं जो उस बीमार बच्चे के साथ हुआ। हम आखिर में अपने दृष्टि को खो देते हैं और बसी हुई जिंदगी एक संकुचित दायरे में बिताते हैं। बहुत सारे लोग छोटा जीवन जीते हैं। हम में से बहुत से लोग 20 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, पर उनका दाह संस्कार 80 साल में होता है। याद रखिए कि कोई भी ताकत ऐसे इंसान को नहीं रोक सकती जो रोकने से मना कर देते हैं। ज्यादातर लोग असफल नहीं होते हैं, सिर्फ कोशिश करना बंद कर देते हैं। और ज्यादातर सीमाएं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है वे है हमारे खुद की बनाई हुई होती है। अंदर छोटा सोचने की भेड़िया तोड़कर हिम्मत के साथ बड़ा सोचिए और स्वीकार कीजिए कि असफलता आपका विकल्प नहीं है। जैसा कि सैनिका ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां कठिन है जिसकी वजह से हम हिम्मत नहीं करते हैं, बल्कि क्योंकि हम साहस नहीं करते हैं इसलिए वे कठिन है।
अगला अध्याय में चलना सीखिए। करीब 10 वर्ष पहले मुझे अपने पिता से एक पार्सल मिला। उसके अंदर एक पुरानी किताब निकली जिसके मुंह के फिस्टर पर ये शब्द लिखे हुए थे, प्रिय रबिन, कुछ दिन पहले मैंने ये किताब एक स्टोर से खरीदी है जो पुरानी किताबें बेचता है। हालांकि ये बहुत सस्ती किताब है परंतु ये बहुमूल्य है। मुझे इसे पढ़ने के बाद बहुत आनंद आया और आशा है तुम भी इसका स्वाद उठाओगे। प्यार से तुम्हारा पिता। यह किताब 1946 की छपी हुई थी जिसका नाम गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ था और वो आज मेरे ग्रंथालय का हिस्सा है जहाँ मेरी ज्ञान, साहित्य और आत्म सहायता की किताबें रखी है। मैं वापस उन छोटे निबंधों पर पहुँच गया जो इस पुस्तक में है और जीवन के विशिष्ट श्रेष्ठ में सुधार लाने के बारे में बताते हैं, जिनके शीर्षक जैसे वेक अप एंड लिव, द बिजनेस ऑफ लिविंग ए लॉन्ग टाइम और हाउ टू लिव ऑन 26 आवर्स अ डे को मैंने बार बार पढ़ा है और कुछ सीखा है। ये वास्तव में एक अनमोल संपदा है। फिलहाल में एक बारिश के दिन मैंने वो पुस्तक निकाली और उसके विभिन्न अध्यायों के पन्ने पलटने लगा जब तक मैं इस शीर्षक को नहीं पा गया कि भ्रमण कैसे किया जाए। इसके लेखक एलन डेवी ने अपने विचार दिए हैं कि भ्रमण से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले वे सलाह देते हैं कि भ्रमण का कोई खास उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय आपको अपने आप को भ्रमण की खूबसूरती में लिप्त कर लेना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि घूमने जाते समय आपको कभी भी अपनी चिंताएं साथ में नहीं ले जाना चाहिए, उन्हें घर पर ही छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब तक आपका भ्रमण अंतिम कगार तक पहुंचेगा तब तक आपकी परेशानियां आप पर हावी हो जाएंगी। अपने आप को प्रशिक्षित करें कि आप दृष्टि, आवाज और सुगंध की शक्ति पर पूर्ण ध्यान दे सके। पैरों की पत्तियां, बादल की खूबसूरती और फलों की खुशबू का अवलोकन करिए। जैसा कि वो निष्कर्ष देते हैं, यह संसार इतना सहनशील नहीं है कि एक इंसान को इतना मौका मिल सके कि वो इसको देख सके, सूंघ सके, इसके ब्रह्म स्वरूप को छू सके और इसके साथ अकेले रह सके। संसार के साथ ये पहचान और इस जादुई प्रसन्नता का नवीनीकरण और आश्चर्य इससे पहले आपको तब महसूस होगा जब आप बच्चे थे। भ्रमण का यही उद्देश्य है। आगे अपने जीवन की कहानी दोबारा लिखिए। समय के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीज ये सच्चाई है कि आप इसे पहले से नष्ट नहीं कर सकते। चाहे आपने कितना भी समय अतीत में व्यय किया हो, परंतु आगे का वक्त जो आपके सामने आने वाला है वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और इस बात के लिए तैयार होगा कि आप इसे सबसे अच्छा बना सके। अतीत में आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो, परंतु आपका भविष्य बेदाग होगा। ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है जिससे आप नए जीवन की शुरुआत कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला कल वो दिन हो सकता है जब आप जल्दी उठने लगे, ज्यादा पढ़ने लगे, अच्छी तरह खाने लगे और कम चिंतित रहने लगे। अनेकों फल ऐसे होते हैं जब मैं जैसा चाहूंगा वैसा इंसान बन सकूं, परंतु मैं कौन सा क्षण इसके लिए सुनूं? आपको कोई भी एक पुस्तक निकालकर एक कोरे पन्ने पर दोबारा अपनी कहानी लिखने से कोई नहीं रोक रहा है। इस क्षण में आप मुख्य पात्रों को बदलकर एक नया रूप और अंत दे सकते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या आप ये चुनाव करेंगे? याद रखिए कि जैसा हम हमेशा बनना चाहते थे वैसा बनने में अभी देर नहीं हुई है। आगे सीखते हुए वृक्ष उगाइए। प्राचीन पूर्व दिशा के अनुसार एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। आपका एक पुत्र होना चाहिए, एक किताब लिखिए और एक पौधा लगाइए। ऐसा करके ये माना जाता था कि आप 3 धरोहर छोड़कर जाएंगे जो आपके मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। हालांकि और भी अनेकों तत्व हैं जो प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन प्रदान कर सकते हैं। मैं एक बेटी के होने की खुशी में इसमें जोड़ना चाहूंगा। परंतु एक पेड़ लगाना बहुत ही बढ़िया विचार है। एक पेड़ को एक छोटे से पौधे से भरता हुआ और ऊंचे बलूत के पेड़ में बदलते हुए देखना आपको अपने रोज के समय के अंतराल और प्रकृति के चक्र से जुड़ा रखेगा। जिस प्रकार वृक्ष बड़ा और परिपक्व होता है, उसी प्रकार आप अपने व्यक्तिगत अंतराल और एक मानवीय विकास पर गौरव महसूस कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो
आप शायद हर किसी के नाम से वृक्ष लगाना चाहे। जैसे जैसे पेड़ बड़े हो, आप उनके तनों पर उनकी अलग अलग उम्र लिख सकते हैं। हर पेड़ जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का एक जीवन उदाहरण बन जाता है। अपने घर के हर बच्चे के नाम से एक पेड़ उगाना एक अत्यंत सृजनात्मक और अद्भुत कार्य है, और इसको आपके बच्चे आने वाले वर्षों में याद रखेंगे। आगे के और अपने शांति के लिए जगह ढूंढिए। हर इंसान को एक आश्रय या एक शांति के शरणालय की आवश्यकता होती है, जहां वो चुपचाप और शांत रह सके। ये विशेष स्थान इस तनाव से भरी दुनिया में एक मरुध्यान की तरह होता है। ये वो जगह होगी जहां आप रोज की दिनचर्या, जो आपके समय, शक्ति और ध्यान की मांग करती है, से छुटकारा पाकर यहाँ शरण ले सकते हैं। आपके शरण स्तर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो अत्यंत सुंदर जगह हो। घर में ऐसा सोने का कमरा जिसका प्रयोग नहीं होता है, या अपने घर का एक कोना जहां मेज पर थोड़े से ताजे फूल भरे हो तो भी चलेगा। आपके प्रिय पार्क में लड़की की कुर्सी भी आपकी शांति की जगह ले सकती है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको अपने लिए थोड़ा एकांत चाहिए, तो इस शरण स्तर पर जाइए और कुछ ऐसी आंतरिक विकास की प्रक्रिया करिए जिनकी बड़ी आसानी से एक व्यस्त दिन में अपेक्षा हो जाती है। अपने दैनंदिन में लिखिए या कोई मन की सुकून देने वाला शास्त्रीय संगीत सुनिए। अपनी आंखें बंद करिए और अपने आदर्श दिन की कल्पना कीजिए। उस पुस्तक की पढ़िए जो आपकी माँ आपको हमेशा पढ़ने के लिए बोलती थी, या किसी और ज्ञानवर्धक किताब को पढ़िए, या 30 मिनट तक कुछ की भी मत करिए और हमेशा एकांत की शांति की शक्ति को अपने अंदर एकाग्र होने दीजिए। अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं है। अपनी आंतरिक संचित शक्तियों का पोषण करने से आप दूसरों और अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने लिए समय निकालकर आप अपने मन और भावना को संतुलित, उत्साहित और युवा रख पाएंगे। और जैसे एल.एफ. पिलन ने एक बार कहा था, युवावस्था जीवन का एक काल नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। वही लोग बुरे होते हैं जो अपने आदर्शों को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि वे युवावस्था को पार कर चुके हैं। साल त्वचा पर झुर्रियां ले जाते हैं, परंतु उत्साह को छोड़ देना आत्मा में झुर्रियां डाल देता है। आप अपनी शंका, अपने भय और अपनी निराश जितने ही बुरे होते हैं। अपने आप को युवा रखने के लिए आपको अपना विश्वास भी युवा रखना होगा। अपने आत्मविश्वास को युवा रखिए और अपनी आशा को युवा रखिए। ज्यादा तस्वीरें लीजिए। हर जीवन जीना लायक होता है। ये मानी हुई बात है कि हर जीवन अभिलेखित करने के काबिल होता है। ऐसा अक्सर होता है कि मेरा भाई मित्र मुझे किसी सांस रोक के देने वाले खूबसूरत दृश्य जो उसने अपनी पिलहार की छुट्टियां में देखा था, या कुछ ऐसा मजेदार जो उसके बच्चों ने क्रिसमस के कॉन्सर्ट में लिखा था, या कोई मशहूर व्यक्ति जिससे वे मिले थे उनके बारे में बताता है। क्या आपने उसकी फोटो ली? मैं पूछता हूँ, मैं उन तस्वीरों को देखना पसंद करूँगा। अगली बार ऐसा जवाब आता है, मुझे नए रील खरीदने का समय नहीं मिला, परंतु मुझे कोशिश करके बताने दो कि क्या हुआ था। एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। तस्वीरें जीवन के महानतम पलों को अपने आप में कैद कर लेती है, जिससे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम उनको फिर से जी सके। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे पिता लगातार पूरे परिवार की तस्वीरें खींचते रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक वनभोज हो, या जब मैंने उनकी मोटर पहली बार चलाई, या मित्रों के साथ एक साधारण सभा हुए हमेशा फोटो खींचते रहते थे। अक्सर जब वे हमेशा से कैमरे के सामने मुस्कुराने को बोलते थे तो मैं धैर्य खो देता था और नम्रता के साथ उन्हें जल्दी से तस्वीरें लेने के बोलता था। आपको इतने तस्वीरें खींचने की आवश्यकता नहीं है पिताजी, मैं कहता था। हम इनके साथ क्या करेंगे? अब जब इतना समय निकल गया है, मैं जानता हूँ कि मुझे इन तस्वीरों के साथ क्या करना है। वे उन एल्बमों को बाग बन गई है जो मेरे जीवन के सफर का बखान करती है। वे मेरे बच्चों के अनगिनत घंटों के मनोरंजन का साधन बन जाती है और पूरी परिवार को एक अद्भुत रास्ता दिखाती है कि वे उन साधारण बातों पर ध्यान दे सके जो हमारे लिए महान अर्थ रखती थी। ज्यादा तस्वीरें खींचिए। अपने सर्वोत्तम समय को बांध दीजिए।
उन तस्वीरों को इकट्ठा कीजिए जिन्होंने आपको हंसाया या रुलाया है या इस दुनिया की नियामत को धन्यवाद दिलाया है। जब भी आप किसी यात्रा पर जाएं, हमेशा 1 या 2 कैमरे अपनी कार में जरूर रखें। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप बहुत सालों बाद इन तस्वीरों को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साहसी बने। शिक्षक पहाड़ वो ऊंचाइयां जो महान व्यक्ति ने पाई वो इनके पास उड़कर नहीं आई। जब उनके संगी आराम से सोते थे तब वे लगन से काम कर रहे होते थे। जितना ही हमारी जिंदगी सिर्फ दिनचर्या रह जाती है, उतनी ही आवश्यकता है कि हम इसे सनसीन कैश बनाए। जितने ज्यादा जिम्मेदारियां हमारा ध्यान खींचती है, हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है कि हम अपने आत्म संतोष के ध्यान को तोड़ दें और अपने दिलों को किसी एक साहसिक अभियान के लिए तैयार करें। इंसान को अपनी घड़ी और कैलेंडर को बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो इस बात पर पर्दा डाल दे कि जीवन का हर एक क्षण एक चमत्कार और रहस्य है। ब्रिटिश उपन्यासकार एस.बी. वेल्स ने लिखा था, अपने स्वयं के जीवन के चमत्कारों और रहस्यों से गहन संबंध स्थापित करने के लिए यह वचन दीजिए कि आप अपने रोमांस की भावना को संचित रखेंगे। वैसे ही जैसे कि आप अपने बचपन में थे, आप 12 ऐसी बातों की सूची बनाइए जो आप जानते हैं कि वे आपकी साधारण दिनचर्या में उस श्रेणी की भावना और स्फूर्ति लाएंगी और अगले वर्ष तक हर महीने आप एक क्रिया को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अत्यंत प्रभावकारी तरीके से अपने जीने के तरीके को फिर से कोसते